हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल हैं जी? सब ठीक ठाक? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछला जो वीडियो था मेरा, एक स्पेशल वीडियो था, थोड़ा सा उसमें टफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था, जो मैं पहले ही बता दिया था कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। नीट वाले उसके डेरिवेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैं लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा था, क्या कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही आपको याद रखना था। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखें कि क्या एक्चुअल में पिक्चर था। आज उस पिक्चर को ज्यादा हम क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। क्या है, तो आज हम लोग अपना जो है टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग पहले क्या क्या देखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग जो है 2 पॉइंट्स को डील करने वाले हैं, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स है, वही 2 पॉइंट्स को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट होगा उसका नाम होगा सॉलिड एंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है इसको। और उसके बाद अगर सॉलिड एंगल समझ में आ जाता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। मैं गॉसेस थ्योरम की जहां तक बात करूंगा, तो ये एक्चुअली में एक मैथमेटिशियन थे, और जब हम लोग वेक्टर कैलकुलस, एक स्पेशल नाम है जो इंजीनियरिंग में पढ़ना है और मास्टर में पढ़ना होता है, या जो फिर हायर एजुकेशन करते हैं उसको मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, तो वेक्टर कैलकुलस में इसका एक और थ्योरम आता है ना, गॉसेस का। इसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो स्पेशली अगर देखा जाए तो हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन गॉस एक्चुअली में मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक आज का देखते हैं, जिसका नाम है सॉलिड एंगल्स। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सॉलिड एंगल आपके लिए एक समझ लो तो नया टर्म्स है, लेकिन अगर मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि आप लोग पहला नाम सुने होंगे प्लेन एंगल्स का, यानी किसी प्लेन में रहता है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, थीटा। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है ना, ये 2D में होता है। और जब हम किसी एंगल्स को 3D में मेजर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं सॉलिड एंगल, ठीक है, तो इसका जो सिंबल है ओम है ना, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा, ठीक है। हालांकि आप लोग जो 10th क्लास में पढ़े हैं, रेजिस्टेंस का नाम सुनेंगे, उसका ओम का ऐसा ही सिंबल होता था, लेकिन ये जो है हमारा यहाँ पे ओमेगा का इसका है ना सिंबल रहेगा, और ये जो है हमारा 3D है। जिस तरीके से दोस्त समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो पहले इसको समझे तो तुमको आता है। जिस तरीके से इसका जो यूनिट तुम लोग अगर देखा होगा तो रेडियन याद करो, इसका जो यूनिट होता था क्या होता, रेडियन होता था। और ये कैसा क्वांटिटी था, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता था। इसका जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा सॉलिड एंगल का, स्टेरेडियन होगा, है ना। और ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, यानी इसका भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो जिस तरह से प्लेन एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इन द सेम वे सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर हम 2D का प्लेन फिगर दिखा रहे हैं तो हम लोग उसके एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे 3D में दिखाना है, कि स्पेस में दिखाना है एंगल्स को, तो हम लोग उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, या इसको हम लोग स्टेरेडियन से यूनिट को डिफाइन करते हैं। समझ में आया बात? अब देखो ये है क्या। तो जिस तरीके से मैं अगर तुमको बताऊं कि अगर एक प्लेन एंगल एक सर्कल ले लो, है ना, एक सर्कल ले लिए, ये हमारा सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये हमारा क्या है बाबू, सर्कल है। तो सर्कल का मतलब एक प्लेन वाला फिगर, और यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक स्फीयर ले रहे हैं।
समझिएगा ध्यान से, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा क्या है, स्फीयर है। तो याद होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मैं इसको बोलूं तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस, और अपॉन जो होता है डायमीटर, इसका एक रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज पाई। अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं तो इन केस ऑफ प्लेन एंगल जो सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई को कैरी करता है। इन द सेम वे अगर ये प्लेन है तो सरकमफ्रेंस है, डायमीटर है। अगर हम सॉलिड में चले आएंगे तो सरकमफ्रेंस की जगह पर जाएगा सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया, और अपॉन नीचे जो है हो जाएगा डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर। अगर इसके रेशियो की बात करें तो ये भी सेम रेशियो कैरी करेगा, दैट इज नथिंग बट पाई। अगर तुमको ध्यान देना है तो सरकमफ्रेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर, और डायमीटर को लिख सकते हैं 2r। अगर देखा जाए तो क्या आएगा, पाई आएगा। उसी तरीके से अगर सरफेस एरिया के स्फीयर का देखा जाए, एक गोला का देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर था, है ना, और अगर डायमीटर का स्क्वायर देखा जाए क्या, तो 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन 4r स्क्वायर। तो कैंसिल करो तो क्या आएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो जिस तरीके से, ध्यान देना बाबू, है ना, कि जिस तरीके से प्लेन एंगल में ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो पाई है, इन द सेम वे अगर हम इसमें स्फीयर में देखें तो सरफेस एरिया और डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो भी पाई होता है। तो ये दोनों पहले से रेडी हो गया किसमें। अब हम बात करते हैं कि अगर क्या करो, यहां पे मान लो एक कोई आर्क है ना, ये आर्क की लेंथ कितनी है, एल है, ये रेडियस भी कितना हो गया, आर हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो यहाँ पे हेयर, है ना, थीटा इक्वल टू क्या बोलता था तुम, आर्क और अपॉन में रेडियस, याद है ना, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वेल अपॉन आर के बराबर होगी। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे मान लो कि ये कोई हमारा स्फीयर है ना, ये यहां पे क्या होगा, एक एरिया होगा। ये अगर इसको एरिया को हम मान ले डी ए, एक एरिया मान ले कितना, डी ए, और ये जो है कि एरिया जो है ये कैसा एंगल बनाएगा, यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाएगा ना, तो मान लो डी ओमेगा है। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, डी ओमेगा जो होगा सरफेस एरिया यानी कि डी ए होगा और अपॉन में आर का स्क्वायर होगा। समझिएगा बात को, है ना। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है और अगर ये एरिया लेंथ एल है और रेडियस अगर आर है तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता था, लेकिन यहाँ पे तो आर्क होगा नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा, एरिया होगा। याद करो एरिया था ना, तो यहाँ तो एरिया होगा। तो मान लो कि छोटा सा एरिया हम लिए कितना, डी ए, तो एंगल भी छोटा सा ले लिए कितना, डी ओमेगा। अब ये जो एंगल है ये प्लेन एंगल नहीं है, ये क्या है कि एक मान लो एक सरफेस है और इस तरीके से ऐसे आ रहा है ना, यानी कोन, कोन समझ रहे हो ना, ये कोन है। अब कोन यहाँ पे जाकर के कैसा एंगल बना रहा होगा, ये 3D वाला एंगल बना रहा होगा ना, ऐसा 3D का एंगल बना रहा होगा। ये 3D का जो एंगल है वो डी ओमेगा है। तो कितना देगा भाई, तो यहाँ का एरिया डी ए और अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या है बाबू, ये एक्चुअली में क्या है कि हम इस इतने एरिया से इस पॉइंट पे कितना व्यू देख रहे हैं ना, ये क्या है एक्चुअली में कि फील्ड ऑफ व्यू है। ये क्या है, ये क्या है बाबू, फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि एक पॉइंट से एक सरफेस का कितना फील्ड हो सकता है 3 डायमेंशन में के स्पेस में। द फील्ड ऑफ व्यू है इन स्पेस, इन स्पेस। अगर इसका यूनिट देखना है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सॉलिड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है बात, ये क्या है, सॉलिड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अभी मुझे इस सॉलिड एंगल को हमें गॉस लॉ में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहां पे आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे हम समझें, है ना, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इसी का सिमिलर मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो याद रखना कि सॉलिड एंगल जो होता है
सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको मिटा करके, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। सॉलिड एंगल जो होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा और अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेडियस जो तुम देख रहा है, ये रेडियस या ये रेडियस है ना, ये क्या है, एक स्फीयर का जो हम सरफेस लिए हैं वो हमेशा हर जगह पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना कि नहीं। तो सरफेस, अगर ये सरफेस एरिया है, अगर ये सरफेस एरिया ए है और अगर यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये आर है, जो कि अगर मैं इसका एक वेक्टर क्वांटिटी लूं तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर है कि नहीं है। और हमारा अगर इसको भी मैं एक आर लूं तो ये भी हमारा आर वेक्टर है। तो दोनों क्या है, एरिया वेक्टर और आर वेक्टर क्या है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है। यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, याद होगा तुम लोगों को। ये जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है दोस्त, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर, और उसी सरफेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस ओ है, अब इस ओ पे क्या मैं बोल रहा हूं, ये जो एरिया है ए, ये पूरा का पूरा एरिया एक 3D होगा। ये 3D वे में यहां पे कितना एंगल बना रहा है, तो अगर ये एंगल मान लीजिए पूरा का पूरा ओमेगा बना रहा होगा, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो ओमेगा जो सॉलिड एंगल है ये कितना होगा भाई, तो ये जो सरफेस एरिया है उसका वैल्यू, तो सरफेस एरिया कितना ए है ना, तो ए होगा, और अपॉन में क्या होगा, तो भाई इस एरिया पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर दिस सरफेस एरिया मेक्स सॉलिड एंगल। फिर से सुनो, सरफेस एरिया और अपॉन में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम द सरफेस टू द पॉइंट जहां पे ये सरफेस सॉलिड एंगल बना रहा होगा, यानी ये 3D में बना रहा होगा, ठीक है। तो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर का स्क्वायर, ऐसा होगा, समझ में बात। लेकिन ये है दोस्त कि मान लिया जाए कि हमारा एरिया वेक्टर और रेडियस का जो वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो, उस केस में अगर आपको सॉलिड एंगल निकालना हो तब वो कैसे निकालिएगा। मतलब कहने का ये मेरे दोस्त कि मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है और ये कोई डिस्टेंस है ओ है और ये डिस्टेंस है आर, है ना। अब ये हमारा आर का वेक्टर है, ये आर का वेक्टर है, और इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर इस सरफेस के, यानी जो सरफेस है ना ये सरफेस कितना ए है ना, इसके परपेंडिकुलर ये है, मान लो, समझ में आपको। अच्छा, इस वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं बताओ तो, इसको और लिख सकते हैं एरिया का मोड इनटू यूनिट वेक्टर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ मेरे को, लिख सकते हो ना। तो ये भी लिख सकते हो, यानी कि ए यानी सरफेस एरिया और अपॉन में यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कुछ है कितना, थीटा, तब यहां पे हम जो ये एंगल बना रहा होगा ये है ना ओमेगा। अब ये ओमेगा हम कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस आर है ना, ये डिस्टेंस यहां से ये आर है, यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं, है ना, ये आर है। अब कैसे लिखोगे इसका, तो हम क्या बोले थे, याद करो, हमें इस एरिया का प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा किसके तरफ, इस आर के परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है आर के परपेंडिकुलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा एरिया जो है परपेंडिकुलर है, ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है। अगर इसको हम इसको रिजोल्व कर दें तो इसका इधर की तरफ क्या आएगा, तो ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए यानी एरिया वेक्टर, ठीक है, अलोंग
किधर की तरफ, आर के तरफ, क्या आएगा, एक cos थीटा आएगा ना। तो इसीलिए जो सॉलिड एंगल होगा, यानी ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, इस आर के पैरेलल कंपोनेंट का एरिया कितना है, तो a cos थीटा और अपॉन में डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। तो अगर मेरा कोई भी एंगल, मान लो कोई भी एरिया, अगर मेरा परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर रेडियस के डायरेक्शन में नहीं हो तो हमें इसका कंपोनेंट इस तरह तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा आएगा कंपोनेंट, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। और इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो a cos थीटा होगा, है ना, क्यों इधर तरफ a है, इधर तरफ कितना हो जाएगा, a cos थीटा। तो a cos थीटा, तो हम क्या बोले थे कि भाई ये जो रेडियस होना चाहिए एरिया पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई अब ये रेडियस इस वाला हरे वाला जो ग्रीन कलर का जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर है। ये ब्लैक वाला एरिया कितना था, ब्लैक वाला एरिया जो है हमारा, ब्लैक एरिया जो था वो a था, लेकिन अब ये जो ग्रीन एरिया है वो कितना हो गया भाई, तो a cos थीटा हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, और a cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया इनटू यूनिट वेक्टर इधर की तरफ। क्लियर है। तो आप किसी को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा सॉलिड एंगल का निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर एरिया वेक्टर रेडियस वेक्टर के एलोंग हो, यानी कि रेडियस जो है वो एरिया पे परपेंडिकुलर हो, तब तो डायरेक्ट लिख सकते हो a बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर एरिया वेक्टर रेडियस के कुछ एंगल बना रहा होगा तो उस एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा एलोंग दी रेडियस। और अगर इसका कंपोनेंट एलोंग द रेडियस लेंगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर तरफ कितना आएगा, a cos थीटा। तब जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये पूरा एरिया यहाँ पे जो ऐसा तो ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे ऐसा है ना, तो ये जो कोण यहाँ पे बनेगा पूरा वो कितना आएगा, तो a cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो हमारा था क्या चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। क्लियर है। तो बस इतना आपको याद रखना है ना, जरूरी है आपको याद रखना। अगर इसको हम पूरा इंटीग्रेट कर लें, अगर पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका जो है कितना डिग्री आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ ऐसे घूमेगा, चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो कितना बनेगा बताइए, 4 पाई बनेगा ना, क्योंकि एक स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे बात। तो ये ध्यान रखें आप कि अगर मैं इसको डी ओमेगा बोल दूं, अगर इसको डी ए इसको डी ओमेगा बोल दूं, है ना, तो अगर इसको मैं इंटीग्रेशन करना चाहूं डी ओमेगा का, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा कितना, डी ए और अपॉन में आर का स्क्वायर। और डी ए यानी कि पूरा स्फीयर में से घूमेंगे चारों तरफ, अगर चारों तरफ ऐसे घूमते हो तो कितना आएगा भाई ये पूरा एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर कितना आएगा बाबू, तो 4 पाई। तो यानी कि 4 कंप्लीट स्फीयर, है ना, कितना आता है 4 इंटू 180 यानी कि 720 डिग्री, है ना। वेयर है, याद करो, फॉर प्लेन फिगर कितना होता है 360 डिग्री होता है कि ना होता है। एक प्लेन फिगर में अगर चारों तरफ घूमेंगे कितना डिग्री होगा 360 ना, लेकिन वो एक प्लेन पे घूम रहे हैं। ये क्या है, ऐसे ऐसे, यानी कि पूरा एक स्फीयर स्पेस में चल रहे हैं ना। अगर इस एक स्पेस में चलेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 720 का बनेगा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लेन एंगल बनेगा तो कितना बनेगा, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसमें कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं था। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स। क्लियर है। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या जी, फाइनली वी रिच एट गॉस लॉ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलो तो हम लोग शुरू करें। तो ओके, है ना, ध्यान देखना, है ना। देखो क्या है दोस्त
कि अगर तुमको थोड़ा सा फिजिक्स यानी कि नोट मैथमेटिक्स, फिजिक्स यानी कि कोई चीज के एक लॉज के पीछे क्या लॉजिक काम करता है, ये आपको अगर पता है तो फिर पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मजेदार हो जाता है ना। तो मैं बार बार बोलता हूं कि यार थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी डालो, है ना, भारी चीज को भी समझने की कोशिश करो। क्या होता है कि उसको नहीं समझने से बहुत चीजें आसान नहीं हो जाती, ठीक है ना। क्या है, सपना हम IIT का देखते हैं, सपना हम NIT का देखते हैं, सपना हम एम्स का देखते हैं, सपना हम MBBS का देखते हैं, और जब मेहनत करने की बारी आती है तो वहां से कन्नी काट लेते हैं। तो नहीं होता है ऐसा दोस्त, बहुत मुश्किल है और आपको मेहनत करना है, ठीक है। और मेहनत करने वाले के लिए नहीं मुश्किल है, तो मेहनत से भागना नहीं है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि मेरे चैनल पे अगर जुड़े हो तो आपको फिर हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, मतलब कि चलो ये तो टफ है, ये हम अपना जो है ना कि एक नाम करने के लिए चीज को छोड़ देते हैं ताकि बोले नहीं बहुत अच्छा अच्छा आसान सा। अगर मैं आसान आसान टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा समझ में आएगा और लगेगा कि बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे, तो वहां पे फिर मेरा कमी दिखाई देगा, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मेहनत करो और हर एक टॉपिक को क्लियर करो, चाहे वो टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं गॉस लॉ। अब गॉसेल लॉ क्या है? गॉसेल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो ये कोई चार्ज है तो इस चार्ज का अपना एक फील्ड होगा कि नहीं होगा, अपनी इसकी एक स्ट्रेंथ होगी। अगर मुझे एक क्लोज सरफेस के अंदर इसको मैं बंद कर दूं आर्बिट्ररी, है ना, आर्बिट्ररी एक क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस को हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं इमेजिनरी, क्या, गॉसियन सरफेस। यानी हम ये इमेजिनरी एक सरफेस कंसीडर किए हैं और इसको चारों तरफ से इस चार्ज को बीच में बंद कर दिए ना। ये क्या है, हमारा इनक्लोज्ड चार्ज है। तो क्या बोलता है कि अगर मैं बोलूं कि इस इनक्लोज सरफेस पे यहां 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 पे कहीं भी अगर इस इनक्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी का रिलेशन किसके साथ है, इस चार्ज के साथ है। यानी कि ये क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ एक आपको टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, इस्टैब्लिश करता है रिलेशन को, रिलेशन इस्टैब्लिश करता है किसके बीच, रिलेशन है ना, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कहां पे, ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए या इमेजिनरी इनक्लोज सरफेस पे होना चाहिए। तो क्या है कि जो ये गॉस लॉ एक ऐसा टूल है जो इस्टेब्लिश करता है क्या, रिलेशन को किसके बीच, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, या इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस और किसके बीच, तो भाई बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस एंड द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। मतलब क्या कि अगर कोई चार्ज किसी आर्बिट्ररी इमेजिनरी सरफेस के अंदर बंद है, इनक्लोज्ड है, और मुझे इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का
कुछ ना कुछ रिलेशन है किसके साथ, ये चार्ज के साथ जो इस सरफेस के अंदर में बंद है। उसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है कौन, गॉसियन लॉ, यानी बताता है कि भाई क्या रिलेशन है। समझ रहे बात को, बताता है कि क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन का जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज नोन एज गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। समझ में आ रहा है बात। यानी अगर मुझे एक मैं इमेजिनरी सरफेस कंसिडर किया, समझ में आ रहा है बात को, जो किसी भी चार्ज को बंद कर सकता है, समझ में आ रहा है बात। तो अगर उस सरफेस पे कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है उस चार्ज के साथ जो उस सरफेस के अंदर बंद है, और वही रिलेशन कौन बताएगा, गॉस लॉ बताएगा। और गॉस लॉ से आप इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या फिर किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको भी आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को कि नहीं बात है ना। तो यही रिलेशन है भाई गॉस लॉ। तो क्या है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि, सुनना ध्यान से, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी आर्बिट्ररी है ना क्लोज सरफेस, इसी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का मतलब एरिया इंटीग्रल भी बोल सकते हैं ना, एरिया वाला इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, ठीक है, इज गिवन एज, क्या गिवन एज है ना, या इज इक्वल टू क्या, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज enclosed in Gaussian surface। चार्ज enclosed in Gaussian surface, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मुझे ध्यान से देखा जाए तो अगर इस वाले इमेजिनरी सरफेस पे हमने कोई एक एरिया लिया, मान लो यहां पे एक एरिया लिया, ये DA लिया है ना, और यहां से कुछ दूरी है, मान लो कुछ दूरी होगा R, इसका वेक्टर कुछ होगा, किधर होगा भाई हमें पता नहीं, ये मान लीजिए कि DA वेक्टर है और ये मान लिया कि एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक रेडियस वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर है ना, ये दोनों का एंगल कुछ कितना है, थीटा है। तो क्या समझ रहे हो बात को, हमने एक सरफेस लिया, इस सरफेस पे कोई भी एक एरिया कंसिडर किया DA, इसका वेक्टर इधर मान लो ये है, और इस जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया जाए E है, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, तो मान लिया डिस्टेंस कितना है भाई R है। सुन रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, है ना, R है। तो क्या बोलता है कि भाई जो नेट फ्लक्स होगा इसके थ्रू, है ना, नेट फ्लक्स कितना होगा भाई, तो नेट फ्लक्स थ्रू एरिया DA, यानी D5 जगह पर कितना होगा बताओ मेरे को, कितना होगा, तो होगा कितना E.DA, इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू इंटायर क्लोज सरफेस, थ्रू इंटायर क्लोज सरफेस, क्या करेंगे, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो यही मैं कर रहा हूं, सॉरी E.DA लिख रहा हूं मैं,
तो इंटीग्रेशन देखो ये हमारा जो है ये है ना, यहां पे एस लगा दिए, देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये है क्या, ये साइक्लिक का सिंबल यानी क्लोज सरफेस है, क्लोज है ना, क्लोज लूप है। और ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। किसका भाई, तो इसी सरफेस का, यहां 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 ले सकते हैं, यहां लिए यहां लिए यहां लिए यहां ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। तो अगर पूरे सरफेस पे हम चल जाए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो हम पूरे जहां शुरू किए थे वहीं पे ना फिर खत्म करेंगे आकर के, यानी स्पेस में चल रहे हैं, है ना। वी आर नॉट मूविंग इन प्लेन, वी आर मूविंग इन स्पेस, 3D स्पेस, है ना। तो अगर मैं इसको पूरे सरफेस पे चला जाऊं, जो इंटायर एयरबिटरी कंसिडर किया हूं, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो इंटीग्रेशन होगा किसका, ई का और डॉट डीए का। ठीक है, तो क्या लिखे हैं हम कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी आर्बिटरी क्लोज सरफेस, है ना, इज इक्वल टू, तो ये जो है टोटल भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल हो गया कि नहीं हो गया, किसके, इंटायर सरफेस पे। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड द सरफेस। अंदर में कितना चार्ज है, क्यू है ना, तो क्यू, यानी क्यू मैं इन लिख रहा हूं, है ना। यानी कि इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल किसका भाई, ई डॉट डी डॉट डी ए, है ना, मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड दिस। इसको मैं समेशन कर दूं क्योंकि बहुत सारा चार्ज हो सकता है अंदर में, है ना। तो टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4 हो सकता है, हो सकता है। और अपॉन में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस के लिए है। यानी कि जब हमारा इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, ये कैसा स्पेस है, ये फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है, फ्री स्पेस है, ठीक है। यही हमारा मैथमेटिकल रिलेशन है किसका, गॉस लॉ का, किसके किसके बीच, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉसियन सरफेस पे, है कि नहीं, कहीं भी, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है ना। तो हमने पूरे इंक्लोज के लिए लिया है ना। तो किसके बराबर भाई, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो क्यू नोट और अपॉन में एप्सिलॉन नोट। कब, जब इसके अंदर का स्पेस क्या है, फ्री स्पेस है ना। अगर मान लो कि इसके अंदर फ्री स्पेस नहीं होता, कि अगर कुछ मीडियम होता, है ना, तब क्या करते हम। तो इसको मैं मिटाता हूं और इसको समझो। यानी कि मैं बोल रहा हूं क्या कि इफ देयर इज मीडियम इनसाइड द क्लोज सरफेस, देन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस जो होगा, सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, 1/ε0 इंटू एप्सिलॉन आर होगा, नहीं होगा, और इंटू क्यू इन, यही होगा ना बाबू, है ना। समेशन करना चाहते हो समेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको जोड़ दो जितना चार्ज अंदर में। यानी कि ई डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इन और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और इसको क्या भी लिखते थे, के क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं कि नहीं होते, किसका, ऑफ मीडियम, ठीक है ना। ये जो है हमारा रिलेशन हो गया किसके लिए, फॉर अगर कोई मीडियम अंदर में हो तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, एंड जो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे, ठीक है ना। तो यही हमारा गॉस लॉ है। क्या भाई, कि अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है, तो उस क्लोज सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका टोटल सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसके अंदर कितना चार्ज है और अपॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट,
और अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक काम करते हैं यार, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं तुमको कुछ इसका प्रूफ बता दूं, है ना, ये जो मैं लिखा हूं। तो चलो प्रूफ देखते हैं, चलिए इसको प्रूफ देखते हैं। अगर मुझे प्रूफ देखना है तो याद करो, जस्ट जो पिछला मैं क्लास डाला था, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, तो उसमें क्या बताए थे दोस्त, उसमें हम एक सिलेंडर के अंदर चार्ज रख करके देखे थे, कितना आया था, Q बटे एप्सिलॉन नोट आया था। और एक स्फीयर के अंदर चार्ज रख के देखे थे, तो भी कितना आया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट आया था, है ना। तो आर्बिट्ररी किसी भी सरफेस के लिए हम लोग ये डिफाइन कर लिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी एक आर्बिट्ररी सरफेस ले लो, ले लिया हमने आर्बिट्ररी सरफेस, ये है आर्बिट्ररी सरफेस। और इसी सरफेस पे, यानी इस ये है ना, ये सरफेस है सब, ये सारा सरफेस आर्बिट्ररी है, 3D में है। यहां पे हमें कोई एक एरिया लेते हैं, इसकी वैल्यू एरिया वेक्टर मान लो इधर तरफ है ए बार, है ना, मतलब डीए है, डीए बार, या ऐसे लिखते हैं डीए आई इंटू एन कैप, समझना बात को, है ना, यूनिट वेक्टर। और मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है Q और यहां से डिस्टेंस जो है R है ना, यानी इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये एंगल कुछ कितना, थीटा। तो ऑब्वियसली अगर इसको इधर की तरफ लिखेगा तो कितना आएगा, DA cos थीटा। तो हम यहां पे क्या देखेंगे कि फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, यानी डी फाई कितना होगा, तो ई डॉट डी ए होगा। इसको लिख सकते हो तुम ई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और डॉट डी, ऐसे ही रहने दो, है ना, इतना ही रहने दो, ई डॉट डी ए वेक्टर का साइन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहो तो तुम इसको क्या कर सकते हो, जरा बताओ तो। इसको हम लोग, ये डी ए है ना, डी ए कॉस थीटा वेक्टर के साथ, या फिर डी ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट वेक्टर एन कैप, दोनों काम कर सकते हैं ना। तो इसको मैं वैसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी ए कॉस थीटा, और इन डॉट एन कैप रहने दे सकते हैं ना, डी फाई जगह पर। तो फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस लिख सकते हैं, तो फ्लक्स थ्रू इंटायर, यानी इंटायर क्लोज सरफेस, यानी कि फाई, है ना, कैसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिख देते हैं, सरफेस इंटीग्रल लिखना पड़ेगा कि नहीं, किसका भाई, ई डॉट डी ए कॉस थीटा और इंटू एन कैप। अच्छा, अब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, याद करो, बताओ मेरे को। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता था वो मुझे याद है, कितना होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, फ्री स्पेस है, अगर मान लेते हैं फ्री स्पेस है, तो यहां पे चार्ज कितना, Q ना, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर, ये तो हो गया भाई। आई इंटू इसका वेक्टर कैसे देते थे, याद करो, तो यूनिट वेक्टर इसमें लगा देते थे, है ना, यानी कि ये वाला R का यूनिट वेक्टर, यानी इस R का वेक्टर नहीं, R का यूनिट वेक्टर, है ना, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और E इज इक्वल टू, अगर चले जाना वेक्टर वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा रहा था या कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहा था वेक्टर फॉर्म में, तब वहां बताया था, क्या लिख सकते हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट R Q और वेक्टर R, नहीं तो वेक्टर R क्या ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर,
सॉरी यूनिट वेक्टर का आर कैसे, यानी कि यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो तो वेक्टर आर अनडिवाइडेड मोड ऑफ आर। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर को यहाँ पे वेक्टर आर लिखा तो नीचे मोड ऑफ आर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर पहले से था, एक और आर आ जाएगा, क्या जाएगा, आर क्यों जाएगा ना। तो हम इसी से भी काम चलाएंगे, यूनिट वेक्टर वाला से काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो हमें काम आएगा कि नहीं। तो चलिए, है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मिटा दूं कि नहीं, चलो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको मैं मिटा सकता हूं, लेकिन अभी मैं यहां पे चलता हूं, है ना। चलिए हम लोग यहां पे इसको मिटाते हैं और यहीं पे लिखते हैं। तो अब बताओ मेरे को, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया यहां पे, तो इसीलिए फ्लक्स भी, तो फ्रॉम इससे फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर और आर वेक्टर और dA cos थीटा इंटू एन कैप, है ना। या फिर cos थीटा अभी नहीं लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक काम करो, dA cos थीटा इधर रखे हो ना, तो dA cos थीटा को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो हमें देखना है, तो dA cos थीटा इसके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर इधर इधर का एंगल लेंगे तो फिर हमें लगता है कि इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी इधर ही रहने दो, और या चलो लिख लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं ना। ये मिटा दूं, इसको मैं मिटाता हूं, दोनों तरह से बना सकते थे यार, इसीलिए अब हमें क्या करना है कि फ्लक्स निकल गया, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या जानते हो, फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रल जो होता है ई डॉट dA किसके बराबर होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आई है, जरा ये बताओ मेरे को, है ना, यही होता है ना, यही होता है। तो हमें तो प्रूव करना, ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो हमें कहां चले हैं, फ्रॉम LHS चले कि नहीं चले, ये देखो फ्लक्स निकाल रहे हैं, यही निकाल रहे हैं ना, तो फ्रॉम LHS है ना, तो यहां से तो फ्रॉम LHS, तो इसलिए यहां लिखते हैं फ्रॉम LHS, तो ये लिखते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA बराबर इंटीग्रेशन सरफेस E की वैल्यू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R, और यहाँ पे dA cos थीटा फिर यूनिट वेक्टर ऑफ n, है ना। तो भैया ये दोनों मिलकर के यूनिट वेक्टर 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कितना आ गया मेरे बताओ मेरे को जल्दी सा, तो ये आ गया Q इंटीग्रेशन में, ये बाहर कर दो, Q बाहर कर दो बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, बाहर कर दो, R स्क्वायर बाहर कर दो, ठीक है ना, या R स्क्वायर अंदर रहने दो, और इसको इंटीग्रेशन लिखो, क्या लिखोगे बताओ मेरे को, dA cos थीटा और अपॉन में R स्क्वायर, और कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि R का मैग्नीट्यूड कितना होता है, n का भी मैग्नीट्यूड कितना होता था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 ना, तो इसका भी 1 इसका भी 1, और दोनों एक डायरेक्शन में कर दिए थे। क्यों कर दिए थे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पे cos पहले ही ले लिए थे, और अगर नहीं लेते तो सीधे सीधे लिखते क्या चीज, अगर हम नहीं लेते तो इतना लिखते, तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर इंटू n क्या होता, 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा होता, तो भी बात वही आती। तो cos थीटा पहले कंपोनेंट्स ले लो या फिर बाद में करो, है ना, बात तो वही है, ठीक है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको बताओ मेरे को। ये R का यूनिट वेक्टर है, n का यूनिट वेक्टर, cos लेने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया था, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो सीधे 1 हो जाएगा इसका दोनों का, तो सीधे क्या बचेगा, dA cos थीटा बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, R स्क्वायर। अब बताओ यार कि अगर तुम उसको ध्यान से देखो, जो ये मेरा क्लोज सरफेस था और ये जो हमारा एरिया था कितना था dA, इधर की तरफ था dA, यहाँ पे था Q, यहाँ पे डिस्टेंस था R, और ये हमारा R का वेक्टर था, ये एंगल कितना था थीटा। अगर इसको हम पूरा के चले आएंगे तो पूरा जब हम स्पेस में घूम जाएंगे तो कितना एंगल होगा, ये पूरा पूरा सॉलिड एंगल है कि नहीं है, तो सॉलिड एंगल कितना होगा, 4 पाई होगा ना। तो यहां पे लिख सकते हैं, है ना, चूंकि इंटीग्रेशन जो होगा
डी ए कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। कैसा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रल। ये किसके बराबर होगा? तो ये तो भैया पूरा स्पेस में घूम गया तुम चारों तरफ। और जब किसी पॉइंट के चारों तरफ पूरा स्पेस में घूम गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को? तो 4 पाई होगा ना। तो 4 पाई होगा तो ये को पुट दी वैल्यू कर दो, है ना। ये मिटाता हूं मैं, इसको आगे चलते हैं यहीं पे, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे? हेयर पुट द वैल्यू किसका? ऑफ डी ए इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल किसका? डी ए कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर का। कितना? 4 पाई का। तो इससे ये तो लिख सकता है क्या? क्यू और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसके जगह पर क्या हो गया पूरा इंटीग्रेशन में बताओ तो। इस एक स्पेस में चले तो ये जो एरिया है यहां 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 पूरा स्पेस में घूमे कितना आया था? 4 पाई आया था ना। तो कितना हो गया भाई? 4 पाई। तो इसको काट दो तो कितना आ गया? क्यू बटे एप्सिलॉन। यही क्या है मेरा? आरएचएस है कि नहीं है? यही था आरएचएस। इसके अंदर कितना चार्ज था? क्यू था ना। और अपन फ्री स्पेस था तो मीडियम परमिटिविटी कितना था? एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये आगे क्या आ गया? ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी कि आप इजी वे में, अगर आप इसके पहले पढ़े हुए हो तो आप इजी वे में गॉस लॉ को प्रूफ कर सकते हो कि भाई कोई भी इनक्लोज सरफेस चाहे किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप कहने का मतलब हम बता चुके हैं, सिलेंडर के लिए और किसके लिए? स्फीयर के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी शेप का हो उसका जो टोटल इंटीग्रल होगा वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना कि नहीं। ये आपको फिक्स रखना है। तो इसके हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े मतलब जो क्वेश्चंस को इजी वे में, है ना, थीन रॉड के कारण, शीट के कारण, स्फीयर के कारण हम सब तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर मान लो कि कुछ पॉइंट्स है, इफ डिस्क्रीट चार्जेस में लिखा ना, आर इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, यानी ये गॉसियन सरफेस है, यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, यहां पे Q3 है, यहां पे Q4 है। तो क्या लिख सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी ए जो होगा वो क्या होगा? समेशन ऑफ Q टोटल और अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नोट प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन। वैसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको भी तो लिख सकता है क्या? चार्ज 1 के लिए डिस्टेंस R1, इसको भी लिख सकते हो क्या चीज भैया? कि E1 dA इंटीग्रेशन प्लस E2 dA इंटीग्रेशन प्लस E3 dA इंटीग्रेशन, है ना, सबका डॉट डॉट इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नोट प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन नोट डॉट डॉट। ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो। यानी कि आप चाहो तो हर एक चार्ज को तैयार करो क्या कि एक बार इंटीग्रेट कर दो और सारे चार्ज को जोड़ दो और सारे चार्ज जोड़ के एप्सिलॉन नोट से भाग दो। क्यों? क्योंकि पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बता चुके हैं कि चार्ज चाहे सेंटर पे हो चाहे सेंटर से बगल में हो, है ना, आपको शेप पे डिपेंड नहीं करता है। सीधे सीधी क्या होता है? टोटल फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू वो टोटल इनक्लोज चार्ज और अपॉन परमिटिविटी के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया किसके लिए? ये डिस्क्रीट चार्ज के लिए हो गया। अब मान लो अगर अंदर में इफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज गिवन, मान लो ये कोई स्पेस है और ये वॉल्यूम है ना, और यहां पे हर जगह चार्ज दिया हुआ है।
देखो ध्यान से, ये थ्रू आउट दी वॉल्यूम, क्योंकि 3D में तो वॉल्यूम अंदर में है ना, लेकिन हमको चलना कहां पे, सरफेस टू सरफेस। तो ये भाई टोटल चार्ज हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अभी यूनिफॉर्म के लिए ले रहे हैं ना, पहला में फॉर यूनिफॉर्म। तो क्या करेंगे, हम यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, कितना, dv, है ना। तो dq बराबर कितना हो जाएगा, तो रो dq बराबर क्या हो जाएगा, तो रो इंटू dv होगा। रो क्या था, वॉल्यूम, रो निकालना था, रो क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि टोटल चार्ज और अपॉन वॉल्यूम, यही था ना रो। तो भाई इतना छोटा वॉल्यूम में, इतना छोटा वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो हमें वही करना, dq था, यह हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज बंद है, तो क्यू इन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको मुझे, किसका, कैसा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, कितना का, रो इंटू डीवी का। तो इसीलिए तो बोल सकता है, इसीलिए गॉस लॉ कैसे लिखेगा, गॉस लॉ कैसे लिखेगा, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, क्यू इन और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो क्यू इन कैसे निकलेगा, अंदर में इसका कितना चार्ज है कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन कैसा, वॉल्यूम इंटीग्रल कि नहीं, किसका, रो इंटू डीवी का और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इतना ई डॉट डी ए समझना ध्यान से कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज है अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर यूनिफॉर्म है, तो हम किसी भी एलिमेंट का, है ना, वॉल्यूम डीवी मान सकते हैं। और डीवी के अंदर कितना चार्ज है, तो रो इंटू डीवी होगा। अगर टोटल चार्ज कितना बंद है कैसे निकलेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या चीज, पूरे वॉल्यूम में। तो रो इंटू डीवी का इंटीग्रेशन कर दिए, कैसा इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब टोटल चार्ज तो इसके अंदर कितना है निकल गया। तो भाई गॉस लॉ क्या बोलता है कि ई डॉट डी ए जो होगा सरफेस इंटीग्रल, वो क्या होगा, टोटल चार्ज कितना बंद है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना बंद है, तो रो इंटू डीवी का वॉल्यूम इंटीग्रल और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ हो गया, किसके लिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ रहे बात, किसके लिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो और अंदर में कितना चार्ज है, यानी क्यू इन भी निकाल सकते हो, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप क्यू इन निकाल लो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू इन दिया रहेगा। तो दोनों में से आप जो है जो भी चीजें चाहें वो निकाल सकते हैं, किससे, गॉस थ्योरम से, ठीक है। ये एक आपका इजी वे में टूल है, दिखने में बहुत बड़ा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन ये इजी टूल है, इसके हेल्प से आप इजी वे में आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना। तो हम लोग जो है अब इसके बाद इसका ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इसके हेल्प से गॉस लॉ को, सॉरी कूलम्ब्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, और क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको पढ़िए और चीजों को थोड़ा सा समझिए, बारीकी से समझिए। बारीकी से समझने के पीछे लॉजिक ये रहेगा कि आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो अच्छा क्वेश्चंस भी आप इजी वे में हैंडल कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।